हिंद महासागर नीति हमारा अगला डिस्कशन है। आप देखिए, हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इंडियन ओशन रीजन, जिस क्षेत्र के प्रति हमारी पॉलिसी क्या हो, ये हमारा आज का टॉपिक है। इंडियन ओशन पॉलिसी को जानने से पहले हमें जानना होगा हिंद महासागर में हमारे पास में क्या अवसर हैं, क्या चुनौतियां हैं, और फिर क्या नीति अपनाई जाएगी, उसकी हम बात यहां पर करेंगे। विश्व के आज के समय सबसे व्यस्ततम, सबसे बिजी ट्रेड रूट्स में कौन सा आता है? वो है इंडियन ओशन रीजन। जब वर्ल्ड की इकोनॉमी यूरोप अमेरिका पे डिपेंडेंट थी, अटलांटिक सबसे व्यस्त रूट था ट्रेड का। आज वर्ल्ड इकोनॉमी का शिफ्ट हुआ है एशिया की ओर, भारत, चाइना आदि की ओर। इस समय हर देश एशिया की ओर जाना चाहता है। ऐसी स्थिति में हिंद महासागर सबसे बिजिएस्ट रूट है, इसलिए इसका अवसर यह है कि यह सबसे व्यस्ततम मार्ग है व्यापार का। ठीक है ना? आप देखिए, इसकी जो लोकेशन है, इस लोकेशन से आप अफ्रीका, पश्चिम एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडो पैसिफिक, विश्व के मेजर पावर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो जुड़ाव है, संयोजकता है, वो क्या है? व्यापक है। इतना अधिक कनेक्टिविटी कोई और महासागर नहीं देगा आपको। आप एंटार्क्टिका, आप कुछ हद तक वेस्ट एशिया या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, चार महाद्वीप आप कनेक्ट करते हैं, और अमेरिका से जोड़ने का रास्ता कहां से मिलता है आपको? यहां से मिलता है। तो कनेक्टिविटी आपको देता है, व्यापार आपको देता है। इसके अलावा इस रीजन के अंदर, इस समुद्र के गहराइयों के अंदर बहुत सारे खनिज हैं, बहुत सारा रिसोर्सेस हैं। आने वाले समय में जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इसके लिए निकल की जरूरत है, कोबाल्ट की जरूरत है। कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। इसके भूभाग पर जो दुर्लभ खनिज हैं, खनिज कहां से मिलेंगे आपको? यहां से मिलेंगे। और भारत, आप समझिए, भारत की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र क्या है? वो है हिंद महासागर। इस महासागर के चैलेंजेस भी हैं, जो इसके अवसर भी हैं। जैसे मान लीजिए, अगर यहां लिखे हम, इस महासागर का चैलेंज ये है कि यहां से आप समझिए, सोमालिया से समुद्री डाकू निकलते हैं, वेस्ट एशिया से आतंकवाद निकलता है। पाकिस्तान ने भी कराची से मुंबई पे हमला किया था। तो यहां से समुद्री जो लुटेरे हैं, डाकू हैं, उनका खतरा है। यहां से आतंकवाद भारत तक पहुंचा है, इसका खतरा है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस क्षेत्र का सैन्यकरण एक बहुत बड़ा खतरा है। जिस प्रकार से श्रीलंका है, मालदीव है, ग्वादर पोर्ट है, या कतर के बंदरगाहों पर अमेरिकी प्रेजेंस है, इस रीजन पे लगातार देश क्या कर रहे हैं? अपना सैन्य कंट्रोल बढ़ा रहे हैं। यहां पर रीयूनियन आइलैंड है फ्रांस का, यहां पर डीगो गार्शिया आइलैंड है यूके का, और यहां पर बांग्लादेश में अमेरिका भी बांग्लादेश से सेंट मार्टिन आइलैंड मांग रहा था। ये खुद कहा शेख हसीना ने। शेख हसीना ने जाने से पहले कहा था कि कोई वाइट कंट्री जो सबसे पावरफुल है, मुझसे टापू मांग रही थी ताकि वो अपना प्रेजेंस यहां बना सके, और हमने मना कर दिया, तो हमारे खिलाफ कोशिश की गई, और अल्टीमेटली उनका तख्ता पलट वहां पर हो गया। हिंद महासागर में फ्रांस, यूके, चाइना, अमेरिका, इन सभी देशों ने अपने अपने बेसेस बनाने शुरू कर दिए हैं, जो बेसिकली बहुत बड़ा खतरा है। किस चीज को लेकर? इस क्षेत्र के सैन्यकरण को लेकर, इस क्षेत्र के ट्रेड को लेकर। अगर हमने देखा था
किसी भी तरीके से इस क्षेत्र में मिलिट्री बढ़ती है, मिलिट्री के होने से व्यापार नहीं होगा, जहाजों में करोड़ों का माल जाता है, किसी भी मिलिट्री एक्शन से नुकसान भारी होगा। अगर मान लीजिए समुद्र में बहुत सारी मिलिट्री है, वो मिलिट्री अटैक नहीं करती है तो भी खतरा क्या पता है? हर जहाज का इंश्योरेंस होता है। कोई भी जहाज जब जाता है उसका इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। जितनी मिलिट्री होगी समुद्र में खतरा तो है ही, उससे इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाता है। मान लीजिए एक जहाज यहां से निकला, इंडिया से, चाइना से निकला, उसकी कीमत 1,000 रुपए है, इंश्योरेंस तब मान लीजिए 100 रुपए का था। अब जहाज के आसपास हर तरफ मिलिट्री है तो क्या होगा? इंश्योरेंस महंगा होगा, जो शिप जाएगा उसकी कीमत हो जाएगी 1,200 रुपए। इसका मतलब आपका एक्सपोर्ट महंगा होगा। एक्सपोर्ट महंगा का मतलब क्या है? वह देश आपका माल नहीं लेगा। इस क्षेत्र में बढ़ता जो सैन्यकरण है ये बेसिकली व्यापार को बाधित करेगा और फ्यूचर में किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। गलती से भी कोई नौका टकरा जाएगी, युद्ध शुरू हो जाएगा, अल्टीमेटली इसका नुकसान किसको झेलना पड़ेगा? हमें झेलना पड़ेगा, व्यापार को झेलना पड़ेगा। ऑयल टैंकर्स में किसी प्रकार के हमले से आग लग सकती है। तो इस क्षेत्र में क्या है? समुद्री डाकू हैं, आतंकवाद है, सैन्यकरण है और चीन का बढ़ता प्रभाव है। हमने बात की थी कि मोतियों की माला सिद्धांत इसकी है। इन सब से भारत के लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा? चीन के बढ़ते प्रभाव से श्रीलंका है, मालदीव है, ये चीन के सुर में बोलेंगे और हमारे लिए एक चुनौती बन के उभरेंगे। यहां पर वैसे देशों की उपस्थिति होगी जो हमसे इंटरेस्ट उनका मैच नहीं करता। इसीलिए हिंद महासागर अपने साथ बहुत सारा लाभ लेकर आएगा। ये कनेक्टिविटी का जोन है, ट्रेड का जोन है, खनिज का जोन है, लेकिन खतरे भी क्या हैं? बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए इन सबको देखते हुए, इस लाभ को लेने के लिए, इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए 2013 में भारत के द्वारा जिस नीति का प्रतिपादन किया गया उसका नाम है हिंद महासागर नीति। इस नीति के 3 स्तंभ हैं। एक है सामरिक, एक है सामूहिक और एक है सांस्कृतिक। इसका मतलब क्या? देखो आप, हिंद महासागर क्षेत्र में इंडिया को प्रेजेंस बनानी है। कैसे बनाएंगे? क्या अकेले देश हैं? अकेले तो है नहीं। क्या इंडिया सबसे शक्तिशाली है? ऐसा भी नहीं है। इंडिया को अलग अलग चीजों को देखना पड़ेगा कि हम कैसे यहां पहुंचे। तो पहला स्टेज हमारा क्या है? सामरिक। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजिक। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस शब्द का मतलब क्या है? क्या मतलब निकलता है इसका? स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजी, रणनीति। जब आपकी कोई नीति दूरदर्शी हो, वो क्या है? आपकी स्ट्रैटेजी है। भारत का उद्देश्य यह है कि हम कैसे इन देशों को बांधें। तो हमने कहा हम यहां पर नेट सुरक्षा प्रदाता हैं। इंडिया ने जो अपनी नींव रखी है वो ऐसी रखी है, इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। 2015 में हमने घोषणा की हमारे सागर विजन की। इसका मतलब क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भारत को पता है कि भाई यहां जो देश हैं, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, मॉरिशस है, इन्हें क्या चाहिए? ये देश छोटे हैं, ये चीन की तरफ जा तो सकते हैं बट चीन पे विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए हम इनको बताते हैं कि हम भी इस क्षेत्र में सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। इस क्षेत्र में कोई भी खतरा आप पे आएगा, इंडिया फर्स्ट कंट्री होगा जो रिस्पांस देगा आपको। कोई भी संकट आएगा, इंडिया पहला रिस्पांस देगा आपको। मालदीव ने हमारे खिलाफ क्या नहीं किया, लेकिन जैसे मालदीव पर संकट आया, इंडिया ने वहां पर पहुंच के उसको आर्थिक सहायता दी। 2022 में श्रीलंका में संकट आया, हमने $400 बिलियन की सहायता दी। 4 बिलियन के साथ तो हमने क्या नहीं किया? श्रीलंका को पैसा दिया, मालदीव को पैसा दिया, जबकि ये दोनों देश हमारे खिलाफ काम कर रहे थे। इंडिया ने अपनी इमेज बनाई है कि हम इस क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के सपोर्टर हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब कोविड आया, इंडिया ने फ्री वैक्सीन्स पूरे क्षेत्र में बांटे।
इससे फायदा ये भी हुआ कि एक तो हमारी छवि ठीक हुई, प्लस फ्यूचर में ये देश हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स के और दवाओं के खरीदार भी बन गए। तो कहने का मतलब ये कि हमारी जो पॉलिसी है उसका पहला स्टेज क्या है, हम सामरिक संबंध बना रहे हैं कि भाई आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मेडागास्कर है या फॉर एग्जांपल अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट है, यहां देखिए आप, इस पूरे क्षेत्र में मान लीजिए यहां पे देश है मोजाम्बिक, यहां पे देश है तंजानिया। 2020 में तंजानिया, मोजाम्बिक और भारत के बीच में डिफेंस कॉपरेशन हुआ कि भाई किसी प्रकार का भी अगर कोई भी विदेशी ताकत आपके क्षेत्रों में हस्तक्षेप करेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। मॉरिशस की हमने बात करी ली। मॉरिशस का एक टापू यूके के कब्जे में था। भारत बहुत लंबे समय से ये बोलता आया कि मॉरिशस का टापू मॉरिशस का है, यूके खाली करे, और ग्रेजुअली यूके वहां से निकल भी रहा है। लास्ट ईयर की बात है, यूके ने तय कर लिया कि यहां से मॉरिशस के टापू को खाली करेगा, लेकिन कुछ सेना उसकी प्रेजेंट रहेगी, पर फिर भी मॉरिशस की जीत है और भारत का समर्थन है। तो भारत ने हमेशा से इस क्षेत्र के देशों की सुरक्षा, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, क्या ऑस्ट्रेलिया और हमारे बीच में क्वाड नहीं है? बिल्कुल है। इस रीजन में कुछ हद तक आसियान भी आते हैं। फिलीपींस को हमारा समर्थन है, फिलीपींस को ब्रह्मोस हम दे रहे हैं। इस रीजन में जो बाकी देश हैं जो भी हमारे साथ आ सकते हैं, हालांकि बांग्लादेश के तेवर बदल गए हैं, लेकिन तब भी हमने इसको साथ दिया है। तो यहां पर पहला जो हमारा अप्रोच वो क्या है, सामरिक है, स्ट्रैटेजिक है, मतलब सुरक्षा ओरिएंटेड हमारी पॉलिसी है। दूसरा सामूहिक। हिंद महासागर क्षेत्र बहुत बड़ा है, छोटा तो नहीं है। क्या अकेले इंडिया सब कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। हमको ये बात जाननी पड़ेगी कि क्षेत्र सबका है, तो सबका साथ होना जरूरी है, और सबके साथ के लिए सबका आना जरूरी है। तो हमने कहा कि भाई कलेक्टिव ग्रुप होना चाहिए। इसीलिए भारत हिंद महासागर रिम संघ, IORA, रिम का मतलब क्या होता है, यहां पर जो ये ओशन है ना, ये हिंद महासागर क्या है, रिम है। इस रिम का मतलब है कि इस महासागर के किनारों पर जो देश स्थित हैं, उन देशों के बीच में 1997 में एक संघ बना, उसका नाम है हिंद महासागर रिम संघ। इंडिया इस संघ में योगदान देता है, इसके मीटिंग्स का, इसके समिट्स का आयोजन करता है, और हर प्रकार से इन देशों को साथ लाने का प्रयास कर रहा है कि जब सभी देश साथ आएंगे, लगभग 23 देश इसके मेंबर हैं, इंक्लूडिंग फ्रांस भी यहां पे मेंबर, इसलिए कि फ्रांस का क्या है, टापू है हिंद महासागर में। इंडिया फ्रांस के बीच अच्छे संबंध हैं। फ्रांस इंडिया मिलकर इस क्षेत्र में चीनी जो विस्तारवाद है उसके लिए लड़ाई भी कर रहे हैं, फाइट भी कर रहे हैं। तो भारत ने कहा कि भाई सबको साथ आना पड़ेगा, वरना हिंद महासागर बढ़ जाएगा ग्लोबल शक्तियों में। आप देखिए, हर साल भारत एक वार्ता ऑर्गेनाइज करता है जिसका नाम है रायसीना वार्ता। रायसीना वार्ता कहां से आती है बात, रायसीना पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। इस रीजन की चुनौतियों को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। मान लेते हैं कि 10 लोग हैं किसी रीजन में, क्या ये जरूरी है कि 10 के 10 लोग उस रीजन के खतरों को देख सकें या समझ सकें? ऐसा नहीं होता। अगर आपने देख लिया है, आप ऐसा कीजिए, सबको बुलाइए, सबको बुला के बताइए कि देखो चैलेंज ये है। इंडिया इस क्षेत्र में सामूहिक प्रयास को जागृत कर रहा है। कैसे कर रहा है? ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस है, रायसीना वार्ता है, या हिंद महासागर रिम संघ में हमारा योगदान है। हम बार बार इन देशों को बता रहे हैं कि देखो खतरा है, समुद्री जल का स्तर बढ़ना, इसके कारण देशों के द्वारा अतिक्रमण के कारण, इस क्षेत्र में आतंकवाद के कारण आपको साथ आने की जरूरत है। हम सुरक्षा दे रहे हैं वो सामरिक है, हम साथ ला रहे हैं वो क्या है, सामूहिक है। हम कब तक करेंगे और कितना कर लेंगे? देशों को साथ आना पड़ेगा। हमने कहा ग्लोबल साउथ की अवधारणा कि भाई साउथ का मतलब क्या है, अफ्रीका ये दक्षिण में है, ये दक्षिण में है, ये भी दक्षिण में है। इन देशों को बताना जरूरी है कि भाई हमको साथ आना पड़ेगा, वरना हम बटेंगे तो हर देश या चीन जैसा देश क्या करेगा, हमारे क्षेत्रों के ऊपर नया
उपनिवेशवाद हावी कर देगा। और तीसरा क्या हो गया? सांस्कृतिक। भारत के द्वारा 2014 में मौसम परियोजना को शुरू किया गया। देखो मौसम परियोजना क्या है। 2013 में हमने पता किया, या हमें पता चला कि चीन की पॉलिसी का नाम क्या है? मोतियों की माला सिद्धांत। इस प्रकार से भारत के दक्षिणी भाग में वो क्या कर रहा है? घेराबंदी कर रहा है। चीन की घेराबंदी कैसे रोकेंगे आप? वो देखें आप, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है और यहां पर मान लेते हैं इक्वेटर है। फाइन। मॉनसून भारत में कैसे आता है? मॉनसून करीब मई में हवाएं ऐसे चलती हैं, जून के समय वो ऐसे मुड़ जाती हैं, है ना। मॉनसून देश में आता है, जून से अक्टूबर तक मॉनसून देश में रहता है और फिर अक्टूबर के बाद मॉनसून का जो निकास है वो देश में हो जाता है। सिंपल सी बात है। आज के समय तो फिर भी जो बोट्स हैं, नौकाएं हैं, एडवांस्ड हैं, मैकेनाइज्ड हैं। आज से 1000 साल पहले, 100 साल पहले जब बोट्स मॉडर्नाइज नहीं थी तो लोग कैसे आते होंगे? लोग हवा का सहारा लेकर आया करते थे कि यहां पर जो भी मान लीजिए व्यापारी है, पर्यटक है, कोई एक्सप्लोरर है, उसे पता है कि इस मौसम में हवा इस तरफ बह रही होगी तो चलना शुरू करेंगे तो क्या होगा? आसानी से पहुंच जाएंगे। तो जून के समय चलना शुरू किया और हवा के रुख से भारत पहुंच गए। उसके बाद जून से अक्टूबर भारत में रहे। अक्टूबर के बाद क्या किया? यहां से बैठे नौका में और फिर से लौट गए, आसानी से पहुंच गए। सिंपल सी बात है। इस मॉनसून ने भारत और इसके नेबरिंग कंट्री के बीच, खासकर जो हिंद महासागर में है, सांस्कृतिक व्यापारिक संबंध बनाए। हम उसी प्राचीन व्यापारिक मार्गों की तलाश कर रहे हैं अंडर मौसम परियोजना। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपके साथ में क्लोज आना चाहते हैं, बिकॉज चाइना तो और क्लोज है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे बीच में प्राचीन लेन देन था, आइए उस प्राचीन यातायात के माध्यमों को तलाशा जाए, जिससे हम नए तलाश करेंगे तो नया व्यापार भी कर पाएंगे। तो भारत क्या कर रहा है? हिंद महासागर के देशों की ओर जाने के रास्ते में हमारा तीसरा प्रयास क्या है? वो है सांस्कृतिक। मतलब हम मौसम परियोजना या अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों से इन देशों की ओर अपना जुड़ाव बढ़ा रहे हैं। हिंद महासागर नीति के 3 स्तंभ हैं। हम इन क्षेत्रों को सुरक्षा दे रहे हैं, दूसरा इन देशों को साथ ला रहे हैं, और तीसरा इन देशों के साथ हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंधों को जागृत करके एक अंतर निर्भरता बना रहे हैं, ताकि भले हमारा व्यापार चीन से कम हो पर संस्कृति हमारी क्या है, उससे बहुत यूनिक है और उसको चाइना रिप्लेस नहीं कर सकता। चाइना इस बात को ओवरकम नहीं कर सकता कि हमारे और इन देशों के पुराने संबंध हैं जो आपके तो नहीं है। आज भले ही चीन का पास पैसा हो, बट जो हमारी ज्योग्राफी है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, हमारा इतिहास रिप्लेस नहीं कर सकता, हमारी जो उपस्थिति है उससे जो सुरक्षा है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि इंडिया ने पहले भी अफ्रीका में, एशिया में बोला है। अफ्रीका में हम जब गए 2018 में पीएम अफ्रीका गए, वहां बोला कि हमारी अफ्रीका नीति अफ्रीकी युवकों के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको लेकर बनाई जाएंगी, ना कि हमारी इंटरेस्ट क्या है। चाइना की पॉलिसी क्या होती कि हमको इंटरेस्ट चाहिए, हम पैसा देंगे, चेकबुक डिप्लोमेसी करेंगे। आप हमारी बात मानिए, इंडिया अफ्रीकी युवाओं के हितों को केंद्र में रखकर पॉलिसी का निर्माण कर रहा है। तो भारत की पॉलिसी में विश्वास है, बराबरी है, जबकि चीन में क्या है? एक दमन है, शोषण है। इसीलिए हमारी जो कोशिश है हिंद महासागर में क्या है? उसका नाम है हिंद महासागर नीति, जो इन 3 स्तंभों पे टिका है, सामरिक, सामूहिक और सांस्कृतिक। जहां तक बात सामरिक की है, एग्जाम्पल क्या है? हमारा सागर विजन। जहां तक बात सामूहिक की है, हमारा प्रयास क्या है? हिंद महासागर का रिम संघ या वैश्विक दक्षिण की अवधारणा। और तीसरा जो सांस्कृतिक का एग्जाम्पल क्या है? मौसम परियोजना। और हमारे इन सभी जो प्रयास हैं इनको मिला देंगे तो कुछ हद तक हम कह सकते कि हाँ, हिंद महासागर के देशों ने हमारे प्रति रेस्पॉन्स पॉजिटिव किया है। एग्जाम्पल क्या है इसका? मॉरिशस हमारा अच्छा फ्रेंड है। मालदीव में मोहम्मद मोइजू
2023 में पावर में आए, एक साल उठापटक किया, बहुत इंडिया आउट कहा, बट आज फिर से क्या है, मालदीव को पता है कि जल में रह के मगर से बैर नहीं करना चाहिए। इस जल में मगर कौन है? भारत है। तो इस मगर से बैर करेंगे तो क्या होगा? चाइना बहुत लंबे समय तक हेल्प नहीं करेगा, और जो हेल्प करेगा वो शोषण करेगा। ये उसकी पॉलिसी है, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, संस्कृति उसके पास है नहीं, हमारे पास ही तो है। तो चीन की पॉलिसी में एक डोमिनेंस है और हमारी पॉलिसी में विश्वास है और सहयोग है, इसीलिए मालदीव भी हमारे कुछ हद तक साथ साथ चल रहा है। बांग्लादेश का मसला टेम्पररी मानता हूं मैं। बांग्लादेश में पहले भी ऐसे मसले आए हैं जब वहां पर सरकारें बदली हैं, उन सरकारों ने एंटी इंडिया स्टैंड लिया है, बट डाउन द लाइन इतिहास ये बताता है कि बहुत लंबे समय तक ये देश भारत के खिलाफ नहीं रह पाएंगे। प्लस म्यांमार है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडो पैसिफिक है, इन सबको देखा जाए तो भारत की पोजीशन यहां पर पहले से काफी बेहतर है। प्लस अब हम मैरीटाइम सिक्योरिटी में काफी आगे हैं, हमारे पास युद्ध पोत हैं, आईएनएस विक्रांत है, अन्य तमाम चीजें हैं जिससे इंडिया की सिक्योरिटी पहले से मजबूत है। इससे भी क्या है, हिंद महासागर में हमारी प्रेजेंस बहुत अच्छी होने के कारण पॉलिसी इफेक्टिव हो जाती है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।